हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का यूपी बोर्ड का। जी हाँ, मेरे दोस्त, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 2023 का एक पेपर है। जी हाँ मेरे दोस्त, यानी प्रीवियस ईयर पेपर आपका, जिसका कोड है 801 DB। आप जानते हो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर से खूब चाप-चाप कर क्वेश्चन फंसता है भैया। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बेहद ही जरूरी है। तो पिछले वीडियो में देखो, ये 801 जो DB है, इसी तरह पिछला कोड था 801 DA। ठीक है, तो उसको हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया था। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उससे भी जाकर देख लेना। चलो, इसमें हम लोग ये DB वाला पेपर सेट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार आगे हम लोग DC DD इसी तरह कर कर DG तक है। ठीक है, सबको हम लोग सातों सेटों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सातों सेटों को सॉल्व कर लेंगे तो 70% लगभग समझ जाओ कि इसी में से क्वेश्चन आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, और बाकी इसका अच्छे से आप और PDF सॉल्यूशन भी चाहते हो, इसका ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट का अच्छे से, जो इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनका भी अच्छे से सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप हमारा लक्ष्य बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमारी ऐप है UPMSP स्टडी। ठीक है, UPMSP स्टडी कर कर इस पे लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको मात्र 299 रुपये में आपके प्रीवियस ईयर पेपर, यानी 2023 के जितने भी पेपर हैं, सातों सातों सेट के, हिंदी के सातों सेट, मैथ के सातों सेट, साइंस के सातों सेट का सॉल्यूशन वीडियो के साथ साथ PDF में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वहाँ पे अभी मैं टेस्ट का भी ऑप्शन ऐड कर दिया हूँ, तो आप हमारी ये ऐप है UPMSP स्टडी, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये सब इंस्ट्रक्शन छोड़ते हैं। यहाँ पे खंड अ के अंतर्गत सबसे पहले जो 20 मार्क के MCQ हैं उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। देखो, 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, उसमें से थोड़ा 2024 में कुछ प्रश्न हट भी गए हैं। ठीक है, कुछ नए पैटर्न पे प्रश्न ऐड हुए हिंदी में। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि स्टार मार्क वाला प्रश्न नए सिलेबस से हट गया है, अतः उससे ना पढ़े हुआ बोर्ड में नहीं आएगा। देखो, अभी आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन हटाए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि के रचयिता कौन है भाई? सब लोग जानते हो, चाय रामचंद्र शुक्ल, सिंपल। उसके बाद सेकेंड है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है भाई प्रेमचंद। ठीक है, पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी की काफी प्रसिद्ध कहानी है। चलो अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ओके, जयशंकर प्रसाद का हमें बताना है कि इसमें से कौन सा नाटक नहीं है। ठीक, तो देखो, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनके तो प्रसिद्ध नाटक हैं, लेकिन जो ये लहरों का राजहंस है ना, इनका नहीं, बल्कि मोहन राकेश जी का नाटक है। ये भी नाटक विधा की ही रचना है, लेकिन मोहन राकेश की है। क्लियर? तो यहाँ हमें कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 3 ठे हम लोग का हो गया। इधर आ जाता हूँ इस बगल, और इस बगल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन है 4th नंबर कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। भाई, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का हमें यहाँ पे नाम बताना है। ठीक है, ये क्या है हम लोग की? ये है प्रश्नोत्तर संख्या 4। तो देखो, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। साथ में इनका नाम अज्ञेय भी लिखा जाता है। ये डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है कि अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखो, पेन जो ना, इसमें मतलब 4 ठे ऑप्शन दिए, उसमें से पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अपनी खबर जो आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा जी की है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, भूषण किस युग के कवि है? भाई, हमें बताना है कि भूषण किस युग के कवि है। ठीक है, भूषण ये आपके रीतिकालीन कवि हैं। ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि ललित ललाम रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है? प्रश्न संख्या ये 7 है। सिंपल, मतीराम की। ठीक, मतीराम की ललित ललाम रचना है, कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं। उसके बाद 8वां प्रश्न है यशोधरा। यशोधरा रचना है। यशोधरा किसकी रचना है? ये हमें क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है। जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की, मैथिली शरण गुप्त की। तो यह एक मैथिली शरण गुप्त की काफी फेमस रचना है, यशोधरा। ठीक, चलो अगला है कि आंगन के पार द्वार रचना है। आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? ये हम लोग की प्रश्नोत्तर संख्या 9 है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन है कि जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा की। सही ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा, अज्ञेय की। ठीक है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 10 है कि दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। दीपशिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? ये हम लोग की प्रश्नोत्तर संख्या 10 है। ठीक है,
महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा की। ठीक है, चलो तो ये रहे हम लोग के शुरू के अब 10 प्रश्न। ये 10 प्रश्न आपके हिंदी के गद्य पद्य से महत्वपूर्ण लेखकों और कवियों और उनकी रचनाओं विधाओं से संबंधित प्रश्न थे। अब आगे के जो प्रश्न होंगे वो समझ जाओगे एक तरह से आपके व्याकरण संबंधित होंगे, तो इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि करुणस का स्थायी भाव है। भाई सिंपल, करुणस का स्थायी भाव क्या होता है? करुणा, शोक होता है। ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक हाथ से रस आता है, हाथ से रस का स्थायी भाव, तो वो आपका हास होता है। ठीक, दो चीजें याद रखना। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदौ हरिराय उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। भाई कितनी बार करा चुका हूं, चरण कमल बंदौ हरिराय उपयुक्त पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन भी दिया है, यहाँ पे देख सकते हो कि उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या यमक है। सही ऑप्शन आपका रूपक अलंकार इसमें हो जाएगा। ठीक है, चरण कमल बंदौ हरिराय में आपका रूपक अलंकार है। सिंपल, ये वाला आपका सीधे सीधे डायरेक्ट याद रखना। और ये आपका सूरदास जी वाला एक चैप्टर है ना, ठीक है, आपके पद्य वाले पार्ट में चरण कमल बंदौ हरिराय, उसी से ये लाइन्स ली गई हैं। चलो अगला देखते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न संख्या 13 है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो प्रश्न संख्या 13 क्या है कि यह सममात्रिक छंद है। ठीक है, सममात्रिक छंद है यानी समान मात्राओं वाला। इसमें 4 चरण होते हैं। ओके, यहीं पे देखो, यहीं से पकड़ लोगे, 4 चरण होते हैं। आपके एग्जाम में देखो 2 ही आएगा, आपके सिलेबस में 2 ही है कि तो रोला की तो सोठा, दोहा बरवे ये नहीं है आपके सिलेबस में क्लास 10th के। तो आपका रोला और सोठा से ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा रहेगा हमेशा। तो इसमें 4 चरण होते हैं। अब 4 चरण किस में होते हैं भाई? रोला में होते हैं कि सोठा में? सिंपल, तो 4 चरण आपके सोठा में होते हैं। आप लोग डायरेक्ट याद रखना, तो यहीं से आप पकड़ सकते हो और यहाँ पे ट्रिक कर सकते हो। और रोला में आपके कितने? 8 चरण होते हैं भाई, ये याद रखना, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, रोला में कितने? 8 चरण और सोठा में आपके 4 चरण। क्लियर? चलो ऐसे देख सकते हो, रोला भाई मतलब रगड़ कर रख देगा इस, यानी इसमें अधिक अधिक भारी रोला है तो इसमें 8 चरण हो जाएंगे। आप एक ट्रिक बना लो, इससे याद रखो। ठीक, चलो अगला 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगा हो, पर्यावरण। अब देखो यहाँ पे पर्यावरण, परिया प्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काफी मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या जो 14 है, ठीक है, इसमें आपका परि प्लस आवरण। ठीक है, इसका मतलब अलग अलग करोगे तो वो परि प्लस आवरण होगा। ठीक है, देखो ये तो इसमें ये परी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? परी हो जाएगा आपका उपसर्ग। क्यों? क्योंकि देखो हमें किसी यहाँ एक लॉजिकल शब्द चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी शब्द में हम उपसर्ग जोड़कर मतलब जोड़ देंगे, नहीं। जैसे आवरण हो गया, जो जब किसी शब्द में हम लोग कोई उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। जैसे देश है, एक शब्द है भाई देश, अब इसमें हम इसमें आगे उपसर्ग उप जोड़ेंगे तो इसका अर्थ परिवर्तित कर देगा, उपदेश हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ एक निश्चित शब्द होना चाहिए। अगर पर्या हम लोग करते हैं तो वर्ण, वर्ण का कोई मतलब कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है, चलो तो ये इसलिए ये परी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 14 रहा। ठीक है, 14 के बाद अब देखो जो प्रश्नोत्तर संख्या 15 है भाई, ये यहाँ पे स्टार मार्क मैंने लगाया है। इसका मार्क, इसका मतलब कि यह प्रश्न खत्म कर दिया गया। और यह प्रश्न देखो प्रत्यय से रिलेटेड है। प्रत्यय से रिलेटेड अब हिंदी में प्रश्न नहीं आएगा, प्रत्यय को खत्म कर दिया गया है, हालांकि उपसर्ग से आएगा, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 है कि सुख दुख में समास है। हमें सुख दुख में समास बताना है। देखो सुख दुख बीच में हाइफन है, इसका समास विग्रह करोगे तो सुख अथवा दुख ये होगा, या इस ये भी कह सकते हो कि सुख या दुख। ठीक है, या जैसे आप माता पिता, माता पिता यानी माता और पिता, तो ऐसे शब्दों में आपका मतलब कौन सा समास होता है? आपका इसमें द्वंद्व समास होता है। ये डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 16 के लिए। और एक द्विगु समास होता है, इसका उल्टा एकदम, मतलब इसमें काफी कंफ्यूजन होती है। तो द्विगु समास आपका संख्यावाचक होता है भाई, जैसे त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज ये संख्यावाचक या संख्याबोधक बोल सकते हो इसको, संख्याबोधक है त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला, तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन ये सुख दुख माता पिता बीच में कहीं आपको ऐसा हाइफन टाइप का दिख जाए तो उसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ओके, अग्नि मीन्स वही आग का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। देखो ज्वाला भी है भाई, पावक भी है। पावक मीन्स आग ही होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो जो अनल है वो भी है, लेकिन जो अनिल है ना ये नहीं, ये तो हवा का अनिल शायद आपका हवा का होता है, हवा, समीर, अनिल। ठीक है, वायु, तो ये नहीं है। तो हमें जो नहीं है वो छाटना था, तो ये नहीं है। चलो अगला देखते हैं।
हम लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो 18 नंबर प्रश्न आपका संधि विच्छेद खत्म कर दिया गया, हिंदी में संधि विच्छेद नहीं आएगा, ठीक है। संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न आपका ये शब्द रूप है ना, इससे भी जैसे मधु का, नदी का, ये भी सब खत्म कर दिया गया, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। 2024 बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क मैंने पहले ही लगा दिया है। और ये धातु रूप से भी अब प्रश्न नहीं आएगा। इसके जगह पे ना आपके 3 नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। वाक्य का स्वरूप, आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, वाक्य का स्वरूप, वाच्य परिवर्तन और एक विकारी और अविकारी शब्द, ये 3 नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। उन 3 नए टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न आएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। तो ये हम लोग के 20 MCQ यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। जो भी इसमें अब हमें सॉल्व करना था, अब हम लोग इधर जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इधर मैं आ जाता हूँ और इधर जो सब्जेक्टिव प्रश्न है खंड ब के अंतर्गत, यानी जो वर्णनात्मक प्रश्न है 20 MCQ के अलावा, जिनका आपको अच्छे से आंसर लिखना होगा कॉपी पे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी कहूँगा अगर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किए हो ना तो ज्वाइन कर लेना। उसमें इसका देखो डिटेल्ड में, जैसे कैसे एग्जाम में लिखोगे, जैसे संदर्भ है तो लक्ष्य बैच में एकदम अच्छे से जैसे संदर्भ हेडिंग डालकर और वहाँ पे लिखा गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ऐसे डिटेल्ड में लिखा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर वहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या की गई है। अच्छे से एकदम डिटेल में इसका सॉल्यूशन किया गया है। और हिंदी का ही नहीं, ठीक है, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का आपको सातों सेट का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो 2023 में पेपर हुआ था। उसके अलावा बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है हर एक सब्जेक्ट का, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियो के साथ, पीडीएफ भी। जी हाँ मेरे दोस्त, वीडियो के साथ पीडीएफ भी, और साइड में आपको उसका टेस्ट भी मिल जाएगा। आप टेस्ट देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। कम से कम लक्ष्य बैच में आपको लगभग 40 से 50 टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक। तो इसकी प्राइस मात्र 299 रुपये है, ठीक है। मतलब समझ जाओ कितनी यार। कोई आपके कोचिंग आप देखते होगे, आपके ऑफलाइन कोचिंग में आपसे 300 से 400 फीस लिया जाता है महीने का, और आप देखते हो आपके एग्जाम में एक भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाता होगा? मुझे नहीं लगता कि कराता है कोई, ठीक है। क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो हम भी इस चीज़ की मतलब कमी महसूस करते थे। प्रीवियस ईयर पेपर पता नहीं कोचिंग वाले सॉल्व ही क्यों मतलब नहीं कराते हैं, ठीक। कराएंगे तो एक दो कोड का करा देंगे, कराएंगे भी नहीं, वो केवल एनालिसिस करा देते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आप उनसे खुद पूछ सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऑफलाइन टीचर बताते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, सब सॉल्व कर लेना, लेकिन पता नहीं सॉल्व क्यों नहीं कराते। ये मैं अपना कारण बता रहा हूँ, हमारे समय ऐसा हमारे साथ हुआ था, इसलिए तो मैं आपके लिए ये सब सिस्टम ला रहा हूँ कि आप वो कमी न महसूस कर सको, ठीक। तो चलो आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। हमारी ऐप है UPMSP स्टडी पे, ठीक है। वहीं पे आप डायरेक्ट पेमेंट कर ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट करने में कोई दिक्कत हो, वहाँ पे QR कोड दिया गया है, कहीं भी किसी भी दुकान सुकान, किसी भी दोस्त, कहीं से भी पेमेंट कराकर वहीं पे नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे आप भेज देना, ठीक है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे के हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो जो वर्णनात्मक प्रश्न होगा ना, इसमें जो पहला प्रश्न होगा आपका गद्यांश संबंधित होगा। इसमें आपका एक और एक नीचे कर 2 गद्यांश दिए रहेंगे, बीच में अथवा रहेगा, मीन्स दोनों में से कोई एक करना होगा। दोनों से रिलेटेड 3 थे यहाँ पे देखो प्रश्न पूछा रहेगा, जिसमें सामान्यतः पहले प्रश्न में आपका संदर्भ होता है, दूसरे में रेखांकित अंश कर देता है उसकी व्याख्या, और तीसरा तो एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो जैसे ये आपका है, ये गद्यांश है, चलो इसको पढ़कर मैं बताता हूँ कि आपके किस चैप्टर से है। जैसे अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। यहीं से आप पकड़ सकते हो ममता, यहीं से पकड़ सकते हो कि आपकी ये ममता वाले चैप्टर से है, ठीक है, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो बिल्कुल राइट है। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखोगे? आप संदर्भ हेडिंग डाल दोगे और संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत या निम्न, कुछ भी लिख सकते हो, प्रस्तुत, निम्न, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर, सॉरी मित्रता नहीं भाई, ममता, ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। सिंपल ऐसे संदर्भ लिख दोगे। और यहाँ पे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, ये यानी यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये नीचे रेखांकित अंश किया गया है, इसकी व्याख्या करना है। जैसे आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, यानी यहाँ पे ममता कह रही है कि मैं पूरे जीवन भर अपनी झोपड़ी, यानी जो उसका घर था एक तरह से, उसके खोदे जाने के, यानी गिराए जाने के डर से वो भयभीत रही, ठीक है। भगवान ने सुन लिया, आज उसका भगवान ने सुन लिया, ठीक है। मैं आज इसे छोड़ी जा रही हूँ, यानी यहाँ पे
मतलब यहाँ पे आप पढ़ोगे, कहानी पढ़ोगे तो आप जानते हो उसका अंतिम समय होता है, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त करने वाली होती है। तो वही यहाँ पे कह रही है कि इसको ज़िंदगी भर मुझे मतलब खोदे जाने का डर था, यानी गिराए जाने का डर था, मेरी जो झोपड़ी थी यानी मेरा घर था, अब मैं इसको छोड़कर जा रही हूँ, ठीक है। अब तुम इसका यहाँ पे मतलब मकान बनाओ, महल बनाओ, मुझे कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। मैं अब हमेशा के लिए अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ, यानी अब मैं हमेशा के लिए स्वर्ग में एक तरह से बोल सकते हैं जा रही हूँ, ठीक है। तो इसका अच्छे से व्याख्या किया गया, आप अपने हिसाब से बना बना कर करते रहना। बाकी आइडिया लेना चाहते हो कैसे करना है, क्या करना है, तो आप लक्ष्य बैच में तो इसका मिल जाएगा। जितने भी लक्ष्य बैच के स्टूडेंट है, लक्ष्य बैच में जाकर पीडीएफ ओपन कर सब पढ़ लेना, ठीक है, दोहरा लेना। उसके बाद देखो, और इसका जो मैं डीए वाले का टेस्ट भी ऐड कर दिया हूँ लक्ष्य बैच में। अब डीबी वाला का मैं वहाँ पे टेस्ट ऐड कर लाइव कर दूंगा शाम तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाकर ये जो एमसीक्यू थे ना, इनका टेस्ट भी वहाँ पे दे सकोगे। चलो, ममता की आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था भाई? वही उसका जो घर था उसके खोदे जाने का डर था, उसी का उसको भयभीत जीवन भर था। सिंपल। तो ये तीनों प्रश्नों का उत्तर लिख दोगे, आपको 2+2+2 यानी 6 मार्क मिल जाएगा, ठीक। अब देखो, आप इसको करो या नीचे वाले को करो, आपका मन। ऊपर वाला भी कर सकते हो, ये नीचे वाला भी कर सकते हो। जैसे अब देखो ये क्या है, इसको भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में तो कोई भी आ सकता है। तो चलो, बाकी आपको एक ही करना होगा, ठीक। तो देखो, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला हो। देखो, यहाँ दीवारों पे यहाँ बात की जा रही है। यहाँ पे मतलब अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ ना, तो दीवारों वारों ये किस पे मतलब बात की जाए, किस चैप्टर में आपके बात की जा रही होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, पशु कलाकारों हाथों से रचते चले गए, देख रहे हो यहाँ पे कहा बंदरों की कहानियां, हाथियों की कहानियां, हिरणों की कहानियां। ये देखो, ये आपका जो अजंता वाला चैप्टर है, ये सब अजंता में मतलब चैप्टर है ना, उसमें ये सब व्याख्या की गई अजंता की, मतलब एक तरह से गुफाओं के बारे में, ठीक। तो ये जो अजंता का चैप्टर है, जिसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने, उसी से ये लाइंस ली गई हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप इसका संदर्भ लिख दोगे, सिंपल। यहाँ पे रेखांकन से इसकी व्याख्या करते रहना, और एक यहाँ पे नॉर्मल यहाँ प्रश्न पूछा गया है, पढ़ोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, आप देते रहना। बाकी मैं बता दिया कि आपके किस चैप्टर से है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ते रहना। बाकी मैं चलो अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला देखो, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका सेकंड नंबर। ये क्या है? ये आपका रहेगा ना पद्यांश से। जैसे ये फर्स्ट में आपका गद्यांश था 2, तो यहाँ पे 2 पद्यांश दिया रहेगा। यहाँ पे एक पद्यांश देगा, और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न, और अथवा कर यहाँ पे एक आपका पद्यांश देगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपका 3 प्रश्न यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आप ऊपर वाले पढ़ को इसका उत्तर दो, या इसको पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो, आपका मन, दोनों में से कोई एक करना होगा। चलो, मैं दोनों को करा देता हूँ, बता देता हूँ आपके किस चैप्टर से है। देखो, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धिये डगम। देखो, ये ना आपका पहली लाइन मुझे पढ़ने से पता चल गया, ये आपका तुलसीदास जी द्वारा आपका लिखित जो चैप्टर है ना भाई, जब यहाँ पे मतलब राम, ये किस समय का वर्णन है जानते हो? ये आपका वर्णन है जब राम वन जाते हैं उस समय का, ठीक है। राम लक्ष्मण और सीता जब वन जाते हैं तो उस समय का वर्णन है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है एक वन पथ पर, ठीक है। आपके पद्य वाले पार्ट में वन पथ पर, उसी में से ये लाइंस ली गई हैं। तो सिंपल, अब इस पद्यांश का आप संदर्भ लिख सकते हो। अब संदर्भ में कैसे लिखोगे? संदर्भ हेडिंग डालकर लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पद्यांश शब्द यूज करोगे। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वनपथ के, ठीक है, वनपथ, हमारी हिंदी के वनपथ नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचयिता, यहाँ पे आप रचयिता शब्द यूज करोगे, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। ऐसे लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद रेखांकन क्या नहीं, श्री राम के नेत्र से आंसू क्यों बहने लगे? भाई, श्री राम के नेत्र से आंसू क्यों बहने लगे? तो इसमें देखो, वही मतलब भाई जब जा रहे थे, तो मतलब जैसे रास्ते में जा रहे थे ना, तो सीता जी बार बार कह रही थी कि मतलब कब आएगा, कब आएगा, मतलब हम कहाँ रुकेंगे, मतलब वो परेशान थी। तो सीता जी के मतलब ऐसे मनोभाव को देखकर मतलब श्री राम के आंखों में एक तरह से आंसू आ गए, क्योंकि भाई वो रहने वाली थी, भाई जानते हो कि राजमहल की, लेकिन अब वनवास जा रही थी। तो उसी चीज को देखकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए, ठीक। रेखांकिका से यानी पर्णकुटी करियों की है में कौन सा अलंकार है, यानी इसमें ये रेखांकिकन से इसमें कौन सा, हमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो, पर्णकुटी करियों कित, देखो यहाँ क बार बार यहाँ पे मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, सिंपल, ठीक। चलो भाई, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखो, आप अथवा वाला आप ये ना कर ये भी कर सकते हो, आपका मन। अब इसमें क्या है, देखो, मेवाड़ केसरी देख रहा था, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था,
ले महामृत्यु को साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कपाली था। ठीक है, अब देखो ये आपके किस चैप्टर से है भाई, तो देखो ये आपका ना हिंदी में, जी हाँ मेरे दोस्त, हिंदी में आपका एक चैप्टर है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी कर कर हल्दी घाटी नामक आपका चैप्टर है, उससे लिया गया है। ठीक है, जिसको किसने लिखा है, तो जिसको लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने। ठीक है, जिसको श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। तो सिंपल, अब इस पद्यांश का आप संदर्भ लिखते रहना। और भाई ये मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है, ठीक है, वो तथा वह मानसिंह पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा। तो देखो यहाँ पे मेवाड़ केसरी, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहा गया है। ठीक है, तथा वह अपने स्वाभिमान यानी अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए मानसिंह पर रक्त का प्यासा बनकर टूट गया, क्योंकि मानसिंह उसका क्या है, दुश्मन है। सिंपल, ठीक है, तो ये इसका आंसर लिख दोगे। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ सॉरी रेखांकित अंश में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। यहाँ पे हमें अलंकार का नाम लिखना है कि रेखांकित अंश जो है इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखो ले महामृत्यु के साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कपालिथा में आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलो भाई, तो ये भी प्रश्न हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखो आगे हम लोग का जो थर्ड प्रश्न रहेगा, इसमें आपका हिंदी में पीछे संस्कृत भी है, हिंदी की संस्कृत, जिसको आप संस्कृत परिचय क्या बोलते हो, जिसमें आपका वाराणसी वाराणसी वाला चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें से आपका यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा। इस गद्यांश का आपका संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद करना होगा। संदर्भ लिखने का 2 मार्क, 3 मार्क, हिंदी अनुवाद का यानी 5 मार्क मिलेगा। तो चलो इसमें 2 दिया है, दोनों को हम लोग कर लेते हैं, बाकी आपको एग्जाम में एक ही करना होगा। ये देखो पहला है और अथवा कर कर एक उस बगल है, तो पहले इसको देख लेते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति से संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। सिंपल भाई, यहीं से पकड़ लिया आप कि ये आपका वाराणसी वाला चैप्टर है, उससे ये लिया गया है। ठीक है, कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। ठीक है, तो सिंपल आप इसका अर्थ जानते हो कि इत एव संस्कृत वाक्य से संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध। यहाँ से संस्कृत का मतलब आलोक सभी जगह फैला है। ठीक है, मुगल युवराज दारा सिंह दर्शन अत्रागत भारतीय शास्त्राम अध्ययन अकरोतो के, मतलब यहाँ मुगल युवराज जो दारा सिकोह थे, यहाँ पे आकर भारतीय भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किए। ठीक है, उसके बाद सत्यसाम ज्ञान तथा प्रभाविता बहुत यत तेर, मतलब वही कहने का मतलब है कि वह उनके ज्ञान उपनिषदों के ज्ञान से इतना प्रभावित हुई कि उनका वह फारसी भाषा में अनुवाद कराए। सिंपल ये अर्थ है, आप लिख दोगे, लेकिन उससे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ लिखते समय इसमें क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, ऐसे लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, या ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, ऐसे भी लिख सकते हो। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवकलित वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है, ऐसे लिख दोगे। आपका 2 मार्क उसका, और हिंदी अनुवाद करोगे उसका 3 मार्क यानी 5 मार्क मिल जाएगा। अब देखो अथवा कर इधर भी है कि आप मान लो इसको, ये आपको नहीं आ रहा है, इसका अर्थ आपको भारी लग रहा है, हिंदी अनुवाद भारी लग रहा है, ये हल्का लग रहा है, तो ये वाला कर लो। आपका मन जैसे नागरिक बहुकाल यावत अचिंत्यत परम पहलकाम उत्तरम दातुम समर्थम न अभवत, ये आपका ना जो ये भाई वो नागरिक वाला प्रबुद्धो ग्रामीणों वाला चैप्टर है ना, उससे आपका ये आपका गद्यांश है। ठीक है, तो सिंपल इसका संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, या उद्धृत है, ये भी लिख सकते हो। क्लियर। और उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर हिंदी अनुवाद करता भाई, नागरिका बहुकाल यावत अचिंत्य, नागरिक बहुत समय तक सोचा पर पहेलिका का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। ठीक है, तो ये इसका अर्थ आप देख लेना। ठीक है, आप जानते ही हो, आप करते रहना। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अब देखो जो चौथा प्रश्न रहेगा, जो यही चैप्टर है संस्कृत में पीछे आपके हिंदी में, उन्हीं के बीचों बीच में, जैसे वाराणसी वाला चैप्टर हो गया, प्रबुद्धो ग्रामीण हो गया, या जो भी चैप्टर हो, उनके बीच बीच में श्लोक दिया हुआ है। तो उन श्लोक, 2 यहाँ पे श्लोक दिया रहेगा, उन्हीं श्लोकों को आपका पद्यांश भी बोला गया है। ठीक है, पद्यांश भी बोला जाता है। तो 2 श्लोक रहेगा, इन दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ लिखना होगा और किसी एक का हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेना इसमें से आप कौन सा कर रहे हो, आपका मन कोई भी कर सकते हो। जैसे देखो ये आपका पहला है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि सभी सुखी है, सर्वे सन्तु निरामया, सभी भाई निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी मतलब
भद्र्याणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखे, माँ कह जीतु भाग भगवेत, और सबका दुख दूर, एक तरह से कह सकते हैं। तो इसका ये हिंदी अर्थ हो गया। आप हिंदी अर्थ लिखते रहना, लेकिन उससे पहले आप संदर्भ लिखोगे। तो संदर्भ के लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके ये किस चैप्टर में है। तो आपका जो भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर है ना, उसी में ये दिया हुआ है। ठीक, तो सिंपल इसका आप संदर्भ भी लिख लोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे लिख दोगे। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद हेडिंग कर लिख दोगे, आपका यहाँ से 5 मार्क मिल जाएगा। बाकी आप इसको नहीं करना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हो। ठीक है, माता गुरुतरा भूमि खात, ये आपका देखो ये है ना, ये आपका जो आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, ये माता गुरुतरा भूमि, ठीक है, ये किस चैप्टर से आपका लिया गया भाई, ये आई थिंक आपका जीवन सूत्राणी, आपका जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर है, उससे है। ठीक है, जीवन सूत्राणी वाले चैप्टर से है, तो वो उससे है। ठीक, तो देख लेना आप, मान लो ये आसान है, सब लोग लड़के इसको ही करेंगे क्योंकि इसका हिंदी अर्थ भी आसान है। तो आप दोनों में से कोई एक कर लो, आपका मन। ठीक है, संदर्भ और जो उसका हिंदी अनुवाद है कर दो, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, आपका खंड काव्य से रिलेटेड होगा, 3 मार्क का प्रश्न रहेगा। तो खंड काव्य आप देख लेना, यहाँ पे हर एक जिले का खंड काव्य दिया रहता है पूरा पूरा। तो आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, उस खंड काव्य को पढ़कर और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा उसका यहाँ पे उत्तर दे देना, आपको 3 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि खंड काव्य 3 मार्क में आता है। उसके बाद देखो यहाँ 6 नंबर प्रश्न रहेगा, 6 में 2 प्रश्न रहेंगे, क और ख। ठीक है, क में आप लोग का 3 ऑप्शन रहेगा, 3 लेखकों का नाम रहेगा, उसमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। और उसके बाद ख में आप लोग का यानी कवियों का जीवन परिचय रहेगा। इसमें से देखो ऐसे तो 3 देता है, लेकिन इस पेपर सेट में ये 4 ऑप्शन दे दिया था। तो चलो, तो इसमें आपको चूज कर इसमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसका आपको 5 मार्क, यानी 5 5 10 मार्क का आपका प्रश्न जीवन परिचय से होगा। ठीक है, लेखक और कवियों का। तो आप याद कर लेना। गद्य पाठ में आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और एक रामधारी सिंह दिनकर, इन 3 लोगों का याद कर लेना। ठीक है, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। और यहाँ इसमें आप कम से कम गोस्वामी तुलसीदास का, उसके अलावा सूरदास का, ठीक है, महादेवी वर्मा का, इन 3 लोगों का और किसी एक और का याद कर लेना। कम से कम 4 लोगों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में ये भी फंस जाएगा आराम से। ठीक, तो यहाँ से 5 5 10 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी 7वां प्रश्न होता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखो जैसे ये यहाँ पे 2 श्लोक था, तो इसको अब नहीं लिखना है, कोई दूसरा श्लोक लिखना है यहाँ पे। तो कम से कम आप आसान आसान देखकर 3 थे श्लोक याद कर लेना। ठीक है, मैं लिखवा भी रखा है, हिंदी की प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएगा। ठीक, तो 3 श्लोक आप लिख ले, मतलब याद कर लेना। और उसमें से मान लो 2 आपका भाग खराब रहा, 2 यहाँ पे फंस जाता है, तो एक बचेगा, तो उस एक मान लो जो बचेगा 3 याद किए उसमें से, तो एक को यहाँ पे लिख दो, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक, चलो, तो ये 7वां ये प्रश्न रहेगा। उसके बाद चलो अब हम लोग 8वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न देखो यहाँ पे, 8वां प्रश्न आपका संस्कृत उत्तर, जो भी आपके संस्कृत के चैप्टर है हिंदी में पीछे, ठीक है, उसमें से जो भी चैप्टर है उनमें से यहाँ पे 4 प्रश्न रहेगा। ठीक है, अब 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर देना होगा, और यहाँ पे 1+1 यानी 2 मार्क, यानी एक प्रश्न का 1 मार्क, एक प्रश्न का 1 मार्क, यानी कुल 2 प्रश्नों को करने का 2 मार्क मिलेगा। ये 4 मार्क नहीं मिलेगा, ये पिछले साल था। ठीक है, इस बार 2 मार्क आपका यहाँ पे प्रश्न का, यहाँ पे उत्तर का मिलेगा। ठीक है, तो 2 मार्क यहाँ से निकाला गया, और जो ये निबंध आता था 9 मार्क में, अब 7 मार्क में आएगा। ठीक है, तो 2 मार्क यहाँ से निकाला गया है, तो 2 4 मार्क निकालकर यहाँ पे एक नया टॉपिक ये दिया गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 10, पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन, एक पत्र आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पत्र में आपका 2 पत्र रहेगा, एक यहाँ पे पत्र और अथवा कर एक यहाँ पे पत्र, दोनों में से कोई एक पत्र लिखना होगा। ठीक, तो ये नया सिलेबस के अनुसार भी मैंने चीजें आपको बता दी कि क्या आएगा। देखो, अब बीरह के पूज्यते, तो बीरह बीरेण पूज्यते, पदेन बिना किम दूरम याति, भाई पदेन बिना कौन दूर है भाई। ठीक है, इसका अब आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, पत्रम दूरम याति, तो ये लिख दोगे, आपका बस हो गया 2 प्रश्नों का उत्तर। बाकी आप पहले का और तीसरे का देना चाहते हो तो फर्स्ट और तीसरे का भी दे सकते हो, कोई 4 में से 2 प्रश्नों का उत्तर दे दो, आपका काम हो गया, 2 मार्क मिल जाएगा। और यहाँ पे निबंध दिए गए टॉपिक में से कोई एक टॉपिक चुन लो, जैसे आतंकवाद की समस्या और समाधान आप चुन लो, और उस पर भाई सबसे पहले आप रूपरेखा तैयार कर लो भाई, कि रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना तैयार करो। उसके बाद भाई आतंकवाद की समस्या है, तो पहले मान लो आतंकवाद क्यों होता है या आतंकवाद उत्पन्न कैसे लेता है, आप हेडिंग बना लो, या आतंकवाद का अर्थ बना लो। उसके बाद आतंकवाद की समस्या, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद का समाधान, और अंत में उपसंहार, ऐसे हेडिंग बना ली। और उसके बाद हर एक हेडिंग में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब
लिख दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 7 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। और अंत में पत्र लेखन, तो ये तो नए सिलेबस के अनुसार आएगा, जो भी पत्र हो। मैंने पत्र लिखना बता दिया है। जो हिंदी का मॉडल पेपर है उसमें 2 पत्र मैंने सॉल्व कराया था, जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, और वो निश्चित है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो वो पत्र आप तैयार कर लेना। बाकी आपको पत्र लिखना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पत्र को याद करो, नहीं, पत्र लिखने आना चाहिए। आप लिखना आ गया तो आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हो। तो आप लिखने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश मत करो पत्र। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का जो पेपर सेट था डीए के बाद। ठीक है, हिंदी का 2023 का डीबी। ठीक है, डीबी उसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका और अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन चाहते हो तो भाई वही मैं फिर से बोलूँगा कि आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा लक्ष्य बैच में आपको पीडीएफ के अलावा, वीडियो के अलावा टेस्ट भी मैं लगातार ऐड कर रहा हूँ। तो टेस्ट भी अब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक पेपर सेट का जो एमसीक्यू है उसका टेस्ट भी देते रहोगे, तो आपका सारा चीज़ें मतलब याद होता रहेगा। और देखो, लक्ष्य बैच ज्वाइन करने का मेन मोटिव आपका क्या है? जैसे आपका पेपर कल है, जैसे 22 फरवरी को आपका पेपर है, 22 फरवरी को आपका पेपर है, तो चाहोगे तो भाई 20 और 21 2 दिनों में आपका हिंदी का ना 7 सेट जो है प्रीवियस ईयर पेपर, वो अच्छे से पढ़ लोगे। उसके अलावा जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है उसको भी पढ़ लोगे। ठीक है, और कम से कम मैं आपका एग्जाम तक मान लो उसमें कम से कम 8 से 10 थे मॉडल पेपर ऐड कर दूंगा हिंदी का, तो वो सारा का सारा चाहोगे तो इन 2 दिनों में पढ़ लोगे। और इतना पढ़ लेते हो तो 100% आपका पेपर इसी में से आएगा। 70 में 70 आपका फिक्स होगा हिंदी में, और हिंदी में ही नहीं, इसी तरह सारे सब्जेक्ट में आपका फिक्स होगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी ऐप है यूपीएमएस फ्री स्टडी, उस पर कर सकते हो भाई। ठीक है, और जिसकी प्राइस आप जानते ही हो, मात्र 299 रुपये है। ठीक है, वहीं पे ऑनलाइन डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया है। ठीक है, क्यूआर कोड पे पेमेंट कर कर आप उसका स्क्रीनशॉट, वहीं पे मेरा नंबर भी दिया गया है, नंबर पे आप भेज सकते हो। या फिर अगर कोई और भी दिक्कत है तो आप सीधे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। वहाँ पे जो नंबर है उस पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं डीए डीबी के बाद मैं डीसी वाला पेपर सेट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और डीसी का भी पीडीएफ लक्ष्य बैच में एडेड है भाई। जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट है, जाकर आप भाई पैसे मुझे दिए हो तो आप जाकर फायदा वहाँ पे उठाओ, पढ़ो बार बार। ठीक है, चलो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।